हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो सब? बहुत बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है तैयारी आपकी? क्या आप कर रहे हैं पेट एग्जाम की तैयारी? तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आज हमारी क्लास नंबर 1 रहने वाली है, जहां पे हम हिंदी के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप पेट एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, जैसा कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो इससे रिलेटेड सारी वीडियोस में डेली बाय डेली आपकी तैयारी कराऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्लियर? तो अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हम टॉपिक बाय टॉपिक, यानी आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्लास नंबर 1 को बताने जा रहे हैं। ऐसे क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, ऐसे करके मैं डेली पर डेली आपके लिए एक न्यू वीडियो और बढ़िया सा वीडियो लाऊंगा, जहां पे मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो 100 टाइम रिपीट हुए हैं। चलिएगा, आज जो है आपकी क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, और हम ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो सीटेट में जो सॉरी पेट एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो अगर आप सीटेट एग्जाम की या यूपी टेट की कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन सीटेट का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए हम उसकी तैयारी थोड़ा सा उसकी क्लासेस रोक देते हैं, क्योंकि पेट एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इससे रिलेटेड सारा पैटर्न मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो है डेट कब से स्टार्ट हुई, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है क्या नहीं है, सारा कंटेंट यानी पूरा जो है जितना भी प्रोसेस होता है सब मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। तो अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं पेट एग्जाम, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में आप इस क्लास को देखिएगा, ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। चलिए, फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ही जबरदस्त रहेगा। और अगर आप पहली बार आए हैं, बिल्कुल पहली बार चैनल पे आए हैं, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो फिर आप कर दीजिएगा। और मेरी जहां तक कोशिश रहेगी कि सेशन आपको अच्छा ही लगेगा। चलिएगा, हम सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेट एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर जो है लिखने की कोशिश करना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिएगा, पढ़िएगा फर्स्ट क्वेश्चन और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यानी इन्होंने लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो आपको बतानी है। देखिएगा, तो अगर शब्द की बात करी जाए, या फिर व्यंजन है, या फिर स्वर है, या फिर वर्ड है, देखो मैंने यहाँ पे इजीली लिख रखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। क्या होती है? यानी अगर बात की जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई की, तो होती वर्ड, यानी छोटी इकाई तो है वर्ड। लेकिन अगर क्वेश्चन में इसने पूछा होता कि सार्थक इकाई के बारे में बताइए, तो सार्थक इकाई जो होती है वो शब्द होती है। क्या होती है? शब्द होती है। क्लियर? यहां पे अगर आपसे पूछा जाता कि भाषा की सार्थक इकाई के बारे में बताइए, तो सार्थक इकाई जो होती है वो शब्द होती है। लेकिन इन्होंने हमसे छोटी इकाई के बारे में पूछा हुआ है, तो छोटी जो है वो हमारी वर्ड है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। चलिएगा, पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बात बोली गई। सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और एक ही बार में आपको समझ में आ जाएंगे। दोबारा आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना नहीं पड़ेगा। यानी क्लास नंबर हमारी 1 है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। हिंदी में मूलतः कितने वर्ड होते हैं, यानी हिंदी वर्डमाला की बात करी जाए तो कितने वर्ड होते हैं, यानी कितने टोटल वर्ड्स की बात कर रहे हैं कि कितने होते हैं टोटल वर्ड, बताइएगा फटाक से कमेंट करके। क्या वो 52 होते हैं, 50 होते हैं, 40 होते हैं, या 46 होते हैं? देखो यहाँ पे टोटल वर्ड्स की बात की गई है, यानी हिंदी वर्डमाला में मूलतः कितने वर्ड होते हैं आपको ये बताना है। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कितने होंगे फटाक से। देखो, तो मूलतः वर्डों की बात करिए तो ये वर्ड ना तो 50 होते हैं, ना 40 होते हैं, ना ही 46, ये 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। यानी ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। यानी हिंदी जो मूल वर्ड होते हैं हिंदी वर्डमाला में, टोटल मूल वर्ड की बात करिए तो वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। अब ये क्वेश्चन जब भी आपके सामने एग्जाम में आएगा तो आप इजीली इसको कर पाओगे, क्योंकि तुरंत याद आ जाएगा। अब इनको देख के आप ये मत कहिए ये तो बहुत आसान है, ये 100 टाइम रिपीट हुए हैं पेट एग्जाम में, क्योंकि 24 में इसकी वैकेंसी नहीं आई थी, 21 और 22 और 23 में लगातार पेट एग्जाम आया था। और वहां पे पेट एग्जाम की जो वैलिडिटी थी, यानी उसको 1 साल माना जाता था। लेकिन अभी जो फॉर्म आया है 2 तारीख को, जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, यानी 2 मई को जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, अब इसकी जो मतलब की जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक रहने वाली है आपके रिजल्ट आउट होने के बाद में। क्लियर? तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन को, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूं। ये कैसा उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या निजवाचक है, और या फिर अन्य पुरुष है? बताइए फटाक से कमेंट करके कि यहाँ पे क्या आंसर जो हो हमारा होगा। यानी यहाँ पे पूछा जाए कि मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूं। देखो यहाँ पे एक मैं ट्रिक बताता हूं कि जब भी हम ऐसे कुछ वर्ड्स आपके सामने आ जाए तो तुरंत आप चले जाओगे उत्तम पुरुष के साथ में। किसके साथ में? उत्तम पुरुष के साथ में। यानी ये ट्रिक है हमारे लिए
यानी जब भी ऐसे कोई वर्ड आएंगे मैं और हम करके, तो वो उत्तम पुरुष के साथ में हम जाएंगे, और ना ही यहाँ पे मध्यम पुरुष की बात हो रही है, और ना ही यहाँ पे निजवाचक की बात हो रही है, और ना ही यहाँ पे अन्य पुरुष की बात हो रही है। एक ही ऑप्शन हमारे पास है, ए ऑप्शन, उत्तम पुरुष की यहाँ पे बात करी जा रही, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं, समझते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या बात बोली जा रही है। पढ़िएगा फोर्थ क्वेश्चन में क्या बात, देखो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 22 में भी आया था, 23 में भी आया था, है ना, और 24 में तो इसकी वैकेंसी ही नहीं आई, है ना। और ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट होती है उन सभी के लिए अप्लाई करने ये लागू होता है हमारा कौन, यूपी प्लस सी पेट जो होता है। लिखा हुआ है कि माता ने बालक को वस्त्र पहनवाए, वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखो यहाँ पे क्या बोले, माता ने बालक को वस्त्र पहनाए नहीं है, वस्त्र पहनवाए हैं, मतलब किसी के द्वारा पहनवाए है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि स्वयं कार्य ना करके दूसरों से करवाया जाए, तो वो क्या होगा। देखो अगर व्यक्ति जो है स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी दूसरे से करवा रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि माता ने बालक को वस्त्र पहनवाए हैं, खुद तो नहीं पहने, मतलब खुद तो नहीं पहनाए हैं, लेकिन दूसरे के द्वारा पहनवाए हैं। तो जब भी किसी दूसरे के द्वारा कार्य करवाया जाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती, कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ पे ना तो द्विकर्मक की बात होगी, ना सकर्मक की, और ना ही अकर्मक की बात हो जाएगी। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की, मैं अपने पास से कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो जब भी कार्य खुद से ना किया जाए, दूसरे से करवाया जाएगा, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, समझते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बात बोली जा रही है। चलिए देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आधुनिक हिंदी के जन्मदाता किसे कहा जाता है। यानी यहां पे पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी जो है उसके जन्मदाता कौन है। देखिएगा अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करी जाए तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है। मतलब अगर आपके सामने प्रश्न आएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा हुआ है, तो आप बताओगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हुआ है। क्लियर, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगली बार में अगर पूछा जाए कि हिंदी के जन्मदाता कौन है, जैसे यहाँ पे पूछा गया कि आधुनिक हिंदी के जन्मदाता कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो हिंदी के जन्मदाता है। क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी जिन्होंने लिख रखी है, तो ये हिंदी के जन्मदाता है। और अगर जयशंकर प्रसाद की बात करी जाए तो ये छायावादी जनक है। कौन है, छायावादी जनक। देखो अगर छायावादी कवि की बात करी जाए, कौन कौन से होते हैं छायावादी, तो अगर हम बात करें छायावादी कवियों की बात करें तो कौन से होते हैं, एक होता है जय पंत, फिर है निराला, जयपंत निराला, और फिर है वर्मा। मतलब जयपंत निराला वर्मा, एक ट्रिक है याद करने की, यानी छायावादी कवियों की याद करने की एक ट्रिक है। जैसे जयशंकर प्रसाद, पंत से सुमित्रानंद पंत, और निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा से महादेवी वर्मा। यानी ये चारों जो है वो चार जो है हमारे छायावादी कवि हैं, है ना। तो इसमें से जयशंकर प्रसाद आएंगे, सुमित्रानंदन पंत आएंगे, और निराला आएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद थे छायावादी जनक हो गए हैं, और सुमित्रानंदन पंत जो है इनको सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। यानी सुमित्रानंदन पंत जो हैं, देखो ये छायावादी कवि ये भी हैं, लेकिन इनको सुकुमार कवि की संज्ञा दी गई है। तो ये क्वेश्चन आएगा तब भी आप इजीली कर पाओगे, छायावाद से रिलेटेड आएगा तब भी आप आसानी से कर पाओगे। और हिंदी के जन्मदाता की बात करी जाएगी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है। क्लियर, तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे आगे, चलते हैं देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बात बोली जा रही है। चलते हैं आगे, पढ़िएगा सिक्स्थ क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि जहां कर्ता की प्रधानता हो, कर्म का अभाव पाया जाए, कौन सी क्रिया होगी। हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मेरे से जितना हो पाएगा पेट एग्जाम के लिए मैं उतनी क्लासेस जो है प्लेलिस्ट यानी सीरीज बाय सीरीज आपको दूंगा, ताकि आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि इतना जो है कंटेंट मिलने के बावजूद इतना फेलियर हो रहा है, क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ढंग से पढ़ते नहीं है ना। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन आया हुआ है और पहली बार आप देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप पैटर्न देख लीजिए भाई, है कि क्या पैटर्न है, क्या पैटर्न रहने वाला है, इसके क्या क्या मतलब कि सब्जेक्ट क्या है इसका, है ना। मैंने टॉपिक बाय टॉपिक बताया हुआ है नोटिफिकेशन आउट वाले सीरीज में, यानी जो मैंने कल क्लास दी है वहां पे हमने सब्जेक्ट यानी जितने भी हैं टॉपिक बाय टॉपिक बढ़िया से बताया हुआ है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको काफी सपोर्ट मिल जाएगा। चलिए, लिखा हुआ है कि जहां कर्ता की प्रधानता हो, यानी कर्ता की प्रधानता होगी और कर्म का अभाव होगा, ऐसे में कौन सी क्रिया होगी। मैंने लिख रखा है कि जहां पर भी कर्म प्रधान होगा वहां पे सकर्मक क्रिया होगी, और जहां पे कर्ता प्रधान होगा वहां पे अकर्मक क्रिया होगी। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए कर्ता की प्रधानता है, तो कर्ता की प्रधानता कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी, अकर्मक क्रिया होगी। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है, ए ऑप्शन, कि जहां पे कर्ता को प्रधानता दी जाएगी
वहां पे अकर्मक क्रिया होगी, लेकिन अगर कर्म को प्रधानता दी जाती तो वो सकर्मक क्रिया होती। चलिए, आई होप आपको 6 क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद में आपको रिवीजन तो करना ही पड़ता है। जब आप रिवीजन करते हो तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वही एक टाइम के बाद में आप खुद से भूल जाएंगे। चलिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। लिखा हुआ है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, यानी ऐसा कोई सेंटेंस चल रहा हो और वहां पे अंतिम बात कह रहा हो, मतलब पूरी तरीके से बात खत्म हो चुकी है, तो विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्या बताइए, वहां पे डैश का प्रयोग करते हैं? बताइए फटाक से। क्या ऐसे में जब बात खत्म हो जाती है तो आप डैश का प्रयोग करते हैं? क्या आप इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करते हैं ऐसे करके? क्या आप अल्प विराम कॉमा का यूज करते हैं? क्या आप पूर्ण विराम का यूज करते हैं? देखो, एकदम सिंपल सी बात लगी है कि जब भी कोई सेंटेंस चल रहा होगा और उसकी बात खत्म होगी तो ऑब्वियसली हम वहां पे पूर्ण विराम का यूज करेंगे। क्या करेंगे? पूर्ण विराम, यानी फुल स्टॉप का यूज करेंगे। क्लियर? ऑब्वियसली सिंपल बात है, आसानी से आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। ना ही हम यहाँ पे कॉमा का यूज करेंगे, ना ही हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करेंगे, और ना ही हम योजक चिन्ह का यूज करेंगे। हम यूज करेंगे पूर्ण विराम का, कि भैया बात जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, तो आप पूर्ण विराम लगा दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात बोली गई है। पढ़िएगा, देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे। इन्होंने इजीली बोल रखा है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है, यानी यहां पे बात कर रहे हैं रीतिकाल का ऐसा कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति, यानी उसकी केवल एक ही रचना है। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए सुनने के लिए, कि केवल एक ही रचना है, ऐसा रीतिकाल का कौन सा कवि है हिंदी साहित्य में अमर हो गया है। मतलब हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया हुआ है, अपनी एक छाप उन्होंने छोड़ दी है। तो बताइए इनमें से कौन से, क्या वो रहीमदास हैं, क्या वो मतीराम हैं, क्या वो बिहारी हैं, क्या वो देव हैं? देखो, रहीमदास ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, मतीराम ने बहुत सारी रचनाएं दी हुई हैं, देव ने क्या किया है, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने भी दी हुई हैं। अब यहाँ पे बताइए कि कौन सा आंसर जो होगा हमारा क्लियर होगा। देखो, बिहारी जी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने बिहारी सतसई दी है। क्या दी है? इनकी जो रचना है, कृति है, वो है बिहारी सतसई, और एक ही रचना लिखी हुई है इन्होंने, बिहारी सतसई, जिससे ही इनका नाम जो है वो अमर हो गया है हिंदी साहित्य में। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। इनके बारे में आपने सुना होगा कि सतसैया के दो हरे, क्या दिख दोहा है, मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, सतसैया के दो हरे कुछ ऐसे हैं, देखन में छोटे लगत गाहो करत गंभीर ना, कि इनके छोटे छोटे दोहे जो होते हैं वो दिखने में तो छोटे होते हैं, लेकिन अगर उनको देखा जाए सही तरीके से तो उनका भाव जो होता है बहुत गहरा होता है ना। सतसैया के पटतरे, कुछ ऐसे यार याद नहीं आ रहा। चलिए, तो बिहारी जी का नाम आपको समझ आया कि रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने एक बिहारी सतसई दी हुई है, जिसके एक ही रचना के कारण जो है इनका नाम जो है वो अमर हो गया है। चलिए, हमारे स्क्रीनशॉट फिर हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। पढ़िए, अब लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड नासिक है। यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, यानी ऐसा कौन से, यहाँ पे ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनको बोलने से कह रहे हैं वर्ड नासिक के, यानी बोलने के साथ साथ में नाक से भी आवाज आती है। देखो, इतना सिंपल लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे वर्ड है जिसको वर्ड नासिक के बोलते हैं, यानी जो नाक से भी आवाज आती हो, है ना। देखो, यहाँ पे ये उआ जो होता है ये तो होता है हमारा, हाँ ऐसा वर्ड होता है जो हमारा वर्ड नासिक के वर्ड है। और आगे देखो ना, ये ना भी होता है हमारा, लेकिन छा नहीं होता, यहाँ पे दा नहीं होता है, तो ये भी हमारा वर्ड नासिक के हो गया। माँ जो होता है, माँ भी जो होता है हमारा क्या होता है, नासिक के वर्ड होता है, ठीक है। और माँ भी होता है, देखो यहाँ पे छा नहीं है, तो देखो जब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो माँ और ना बचा ना। तो वर्ड नासिक के वर्ड जो है माँ और ना है, तो डी ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा हमारा। 9 का डी आंसर जो है वो एकदम क्लियर है। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात बोली जा रही है। आपको वो दोहा याद आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यार, है ना। चलिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 को और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्या बात यहाँ पे बोली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि अजय बच्चों के लिए किताब लेकर आया, पंक्ति में कौन सा कारक है। देखो यहाँ पे के लिए वर्ड आया है, कौन सा वर्ड है, के लिए। तो के लिए कहाँ पे होता है, कौन सा कारक पूछा गया है। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से, चतुर्थ संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान के अलग संप्रदान के लिए, यानी देखो के लिए आ गया यहाँ पे।
तो यहीं पे के लिए की बात करी जा रही है, यानी संप्रदान में आता है तो संप्रदाय कारक हो जाएगा हमारा के लिए वाला। ना तो अपादान से बात की जा रही है, ना पे करण कारक की बात की जा रही है, और ना तो कर्ता की। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से, चतुर्थ संप्रदाय के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी, सब सारी चीजें आप याद कर लीजिए इजिली। ये आपको इतना आसान लिखा है, यानी लिखा हुआ खुद मिल गया हमें कि ये यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। कौन सा? संप्रदान कारक। और डी ऑप्शन जो है वो एकदम हमारा क्लियर होगा। चलिए हमारी स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बात बोल रहे हैं। ये देखो इतना इजी है, एक बार पेट एग्जाम दे लीजिए जरूर जरूर। और सीटेट का आएगा तो मैं कराऊंगा उसकी तैयारी। मैंने सीटेट के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, और अगर आप सीटेट की कर रहे हैं, यूपी टेट की कर रहे हैं, तब आप हमसे इजिली कनेक्ट हो सकते हैं। देखो वो एक कथा सम्राट किसे कहा जाता है, यानी ऐसा कौन सा यहाँ पे कवि या लेखक है जिसको कथा सम्राट की उपाधि मिली हुई है? क्या वो प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, मैथिली शरदगुप्त है, या फिर फणीश्वरनाथ रेणु है? बताइएगा यहाँ पे कौन सा ऐसा कवि या लेखक है जिसको कथा सम्राट की उपाधि दी गई है। देखो जयशंकर प्रसाद तो छायावादी कवि हैं, कैसे हैं? छायावादी हैं। फणीश्वरनाथ की बात यहाँ पे करी नहीं जा रही है ना? ये एकांकी वगैरह में बहुत सारा योगदान दिया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे कवि हैं जिनको कथा सम्राट की उपाधि दी गई। किसको? कथा सम्राट की उपाधि दी गई है मुंशी प्रेमचंद्र जी को। इन्होंने बहुत सारी लिखी हुई, जैसे गोदान हो गया है ना, कफन हो गया, ये सारी प्रेमचंद ने दी हुई है। बहुत ही ये फेमस है अपने क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बात बोल रहे हैं। ये लिखा हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। देखो अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे पक्का, कि हिंदी अगर भाषा की बात करी जाए तो आप कहोगे हिंदी भाषा में मूल स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, लेकिन 11 तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे 6 है कि 3 है कि 4 है कि 2 है? बताइए। देखो यहाँ पे जो वर्ड होते हैं वो छोटा आ होता है, छोटो ऊ होता है, और उसके बाद में छोटी ई होता है, और रीड होता है। यानी ये जो 4 है ये हमारे मूल स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला की बात करी जाए तो छोटा आ और छोटो ऊ और छोटी ई और ऋ जो है ये मूल स्वर होते हैं। तो कितने हुए? 4। यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है, यानी सी ऑप्शन के साथ में हम हमेशा जाएंगे। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं। ये पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्प में शब्द रावण और विभीषण में कौन सी संज्ञा होगी। देखो ऑब्वियसली इतनी सिंपल बात यहां पे बोल दी है, आप इजीली आंसर दे सकते हैं कि दिए गए विकल्प में शब्द रावण की बात हो रही, विभीषण की बात हो रही, यहीं पे यहाँ पे किसी का नाम लिया जा रहा है, तो कौन सा होगा? क्या यह भाववाचक भाव की तो बात हो रही, समूह की बात नहीं हो रही है यहाँ पे? क्या कोई जाति की बात हो? नहीं, यहाँ पे व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति की बात हो रही, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी व्यक्ति का नाम बोला जा रहा है, तो ये कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक होगी संज्ञा। कैसी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जहां पे किसी का नाम बोला जा रहा था। तो ऑब्वियसली देख के आप आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रहा है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बात बोल रहे हैं, पढ़िएगा जरा। लिखा हुआ है दिए गए विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा होगा, यानी ऐसी कौन से यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। देखो यहाँ पे पृथ्वी चंद्रमा की तो ठीक है, लेकिन पर्वत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, चंद्रमा सूर्य टिल पहाड़ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, नारी बालक कन्या नहीं, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जो है ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी डी ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे। डी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे, 15th क्वेश्चन पे, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या बात बोली जा रही है। चलिए लिखा हुआ है कि यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है, यानी इजीली, बहुत इजी बोला गया है। क्लास 6-7 में ये आपने पढ़ा होगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बारे में आपने बहुत पहले पढ़ रखा है। यहाँ पे मैं आपको बोल दूं कि आपको ग्रामर पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, चाहे वो सीटेट दे रहे हो, चाहे यूपीटेट, चाहे वो आप पेट दे रहे हो, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली दे पाओ, क्योंकि इतना तो हमने पढ़ा हुआ है ना। लिखा हुआ है कि यह नई साड़ी है, मतलब वाक्य में नई शब्द, ये जो शब्द है क्या ये सर्वनाम है, क्या ये क्रिया है, क्या ये विशेषण है, या क्या ये क्रिया विशेषण है? बताइए। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं कि सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने यहाँ पे लिखा सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, और मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल जो लिखा हुआ है ये क्या है? तो ये क्या है भाई? सीता बहुत सुंदर है।
तो ये बहुत क्या है, ये एक विशेषता बता रहा है ना, ये एडजेक्टिव है कि किसी भी चीज की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे नई साड़ी जो है, नई जो है वो एक विशेषण है। क्या है? विशेषण, यानी विशेषता बताने वाला जो होता है वो विशेषण होता है। कि अगर नई ना होती तो हम कैसे जानते कि नई है कि पुरानी है? तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। तो 15 क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। चलते हैं फिर। ओवरऑल हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हुए हैं, और जितने भी 15 क्वेश्चन में से ओवरऑल आपने ठीक किए हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा मुझे, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। और जहां पे भी आपको समझ में नहीं आया फटाक से आप कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो आपके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। बस आप कमेंट करिए कि आपको कहां पे समझ नहीं आया और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। वैसे मैं सीरीज बाय सीरीज अब पेट एग्जाम की तैयारी कराऊंगा प्लेलिस्ट के माध्यम से। ओवरऑल 15 आपने कितने सही किए वो आप बता के जाइए आउट ऑफ 15। और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना यार, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल के लिए हम डेली पर डेली आपके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, और डेली पे डेली मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं। ऐसा कोई दिन हम मिस नहीं कर रहे हैं कि आपके लिए एक नया वीडियो ना आए। तो सीटेट और हो चाहे यूपी टेट हो, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या पेट एग्जाम हो, आपका पेट एग्जाम इस बार 100% मैं क्लियर करा के रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच।